नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टियर 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है भोजन के घटक और इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे भोजन के मुख्य पोषक तत्व। सेकेंड, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। थर्ड टॉपिक है संतुलित आहार। चौथे टॉपिक में जानेंगे अभावजन्य रोगों को, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे भी जानेंगे। आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उन सभी को कवर किया गया है। पहला हमारा बेसिक है शाकाहारी। तो याद रखिएगा कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, यानी हर्बीवोरस। सेकेंड है मांसाहारी। तो ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। थर्ड है सर्वाहारी। तो वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, यानी ओमनीवोरस। और कभी कभी यहाँ एग्जाम में सर्वाहारी ना देकर ओमनीवोरस भी पूछा जाता है। तो इंग्लिश में जो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट में ओमनीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस और थर्ड हर्बीवोरस। तो इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अगला हमारा बेसिक है मुख्य पोषक तत्व। तो याद रखिएगा हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। अब जानते हैं किन खाद्य पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मंड की उपस्थिति दर्शाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो याद रखिएगा खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाता है। सेकेंड है प्रोटीन का परीक्षण। तो याद रखिएगा खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। थर्ड है वसा का परीक्षण। तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। और इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियां, जौ आदि। चित्र 1.2 में आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के स्रोत। तो ये में आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर प्रोटीन के स्रोत, और ये भी प्रोटीन के स्रोत हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं C1, C2 में वसा के स्रोत। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोषक तत्व एवं उनके कार्य। तो यहाँ पर जो पोषक तत्व और उसके कार्य बताए जा रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाला भोजन है। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन, टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में सहायक होता है। अगला है विटामिन एवं खनिज लवण। तो स्वस्थ रहने में सहायक, रोग से लड़ने में सहायक होता है विटामिन एवं खनिज लवण। अगला है रुक्षांश। तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। और जल तो पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। अब जानते हैं विटामिन के प्रकार। तो यहाँ पर विटामिन, उसके कार्य और उसके अभाव से होने वाले रोगों को बताया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला है विटामिन ए। तो त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है और इसके अभाव से दृष्टिहीनता, क्षीणता यानी रतौंधी होती है। सेकेंड है विटामिन B1। तो हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है और इसके अभाव से बेरी रोग होते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है और इसके अभाव से स्कर्वी होता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है और इसके अभाव से रिकेट्स होते हैं। अगला है विटामिन ई। तो त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है।
विटामिन के रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है और इसके अभाव से रक्त नहीं जमता। आप चित्र 1.3 में देख सकते हैं, फर्स्ट ए में विटामिन ए और बी में विटामिन बी, विटामिन सी एवं विटामिन डी के स्रोत। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है लो सोडियम नमक। इनका भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक है। तो लो सोडियम नमक याद रखिएगा कि भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक होता है। यहाँ बताया गया है खनिज लवण के स्रोत। तो यहाँ पर आयोडीन के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, लौह के स्रोत और कैल्शियम के स्रोत को बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो मछली, केकड़ा, आयोडाइज नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद आयोडीन के स्रोत हैं और फास्फोरस के स्रोत हो गए केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम। और यहाँ पर लौह के स्रोत और कैल्शियम के स्रोत बताए गए हैं। तो पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत लौह के स्रोत हैं और दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला कैल्शियम के स्रोत हैं। आप चित्र 1.5 में देख सकते हैं, ए में आयोडीन और बी में फास्फोरस, सी में लौह और डी में कैल्शियम के स्रोत। और यहाँ पर बताया गया है कुपोषण के बारे में। तो जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आप चित्र 1.6 के में देख सकते हैं सूखा रोग से ग्रसित रोगी। अब जानते हैं सूखा रोग के बारे में। तो याद रखिएगा, सूखा रोग में शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। अगला है क्वासियोरकर रोग। तो इस रोग में क्या होता है कि यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। तो याद रखिएगा, क्वासियोरकर रोग में ऐसा होता है। अगला है रतौंधी रोग। तो विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। अगला है घेंघा रोग। तो आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। अगला है एनीमिया रोग। तो इसमें क्या होता है कि लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो एनीमिया में याद रखिएगा, लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है। अगला है अस्थि और दंत क्षय। तो दंत क्षय कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी बेसिक पॉइंट के साथ अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। उम्मीद करते हैं कि अभी जो आपको बेसिक पॉइंट बताया गया वो आपको पसंद आई हो। तो यहाँ पर मंड के लिए परीक्षण, तो ये आपको बता दिया गया है। प्रोटीन के लिए परीक्षण और वसा के लिए परीक्षण, ये भी आपको बता दिया गया है पहले बेसिक में। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। और यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। और हाँ, इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि वसा से भी ऊर्जा मिलता है। और वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आप चित्र 1.3 और चित्र 1.4 में आप इसे देख सकते हैं। चित्र 1.3 कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वसा के स्रोत, तो मांस, मछली, अंडे, क्रीम, मक्खन। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वसा के स्रोत, मूंगफली, गिरी, तिल, ये सभी वसा के स्रोत हैं। और चित्र 1.5 में आप देख सकते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत और पादप स्रोत और जंतु स्रोत। और चित्र 1.6 में आप देख सकते हैं विटामिन ए के कुछ स्रोत, पपीता, गाजर, आम, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। और चित्र 1.7 में आप देख सकते हैं विटामिन बी के कुछ स्रोत, चावल, गेहूं, यकृत। और यहाँ पर दिखाया गया है विटामिन सी के स्रोत, तो संतरा, टमाटर, नींबू, मिर्च, अमरूद, आंवला, ये सभी विटामिन सी के
कुछ स्रोत हैं। और चित्र 1.9 में आप देख सकते हैं विटामिन डी के कुछ स्रोत, तो अंडे, मछली, दूध, मक्खन। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। और इसे भी याद रखिएगा कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आप चित्र 1.5 में देख सकते हैं। ये पादप स्रोत हैं और ये जंतु स्रोत। अगला हमारा पॉइंट है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। और इस पॉइंट को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको शायद पहले बताया गया है जब हम बेसिक कर रहे थे, तो उसमें ये सारी जानकारी आपको बता दिया गया है। तो इसे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, और विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने से हमारी मदद करता है, और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यहाँ पर आप आयोडीन के कुछ स्रोत को देख सकते हैं, पालक, अदरक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्फोरस के कुछ स्रोत। और यहाँ पर लोह के कुछ स्रोत को दर्शाया गया है, जिसमें यकृत, सेब, पालक। और यहाँ पर आप कैल्शियम के कुछ स्रोत को देख सकते हैं, दूध, अंडा। अगले पॉइंट में बताया गया है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, और शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। और इस पॉइंट में बेसिक जानकारी बताया गया है, तो इसे भी जान लेते हैं कि किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। और यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, और चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। और इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। और इसे याद रखिएगा, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। तो याद रखिएगा रुक्षांश के कुछ स्रोत हो गए साबुत खाद्यान्न और दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। और ये वाला पॉइंट आपको बेसिक में ही बताया गया कि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ये भी पॉइंट आपको बेसिक में बताया गया था कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। थर्ड टॉपिक है हमारा संतुलित आहार। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ संतुलित आहार के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें यही बताया गया कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। ये सब प्रश्न किए गए हैं, तो इसी के आधार पर कुछ कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट निकल के आता है कि अधिक वसा युक्त भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो याद रखिएगा हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। फोर्थ टॉपिक है अभावजन्य रोग। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया बेसिक जानकारी है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियाँ और पेचिश आदि। और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद रखिएगा कि यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न भी बनकर आ सकता है। तो याद रखिएगा उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। और यहाँ पर बेसिक जानकारी बताया गया है कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है।
और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारणी है, तो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोगों को यहाँ पर बताया गया है। तो इसे भी एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट है विटामिन ए, तो क्षीणता, दृष्टिहीनता, ये सब आपको बताया गया था। इसका लक्षण है कि कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। सेकेंड विटामिन B1, तो इससे बेरी होता है और दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है विटामिन B1 से। तो याद रखिएगा विटामिन 1 की कमी से बेरी रोग होता है, जिसमें दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन C स्कर्वी, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, तो इसका कारण होता है विटामिन C के कमी से। अगला है विटामिन D, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और कैल्शियम से अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां दंत क्षय हो जाती हैं। और आयोडीन की कमी से घेंघा, गोइटर, यानी गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है आयोडीन की कमी से। अगला है लो, यानी अरक्तता, यानी कि कमजोरी। तो कमजोरी में का कारण होता है लौह तत्व की कमी होना शरीर में, यानी अरक्तता आ जाती है शरीर में। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, ये FSSAI के बारे में बताया गया है, तो इसे भी जान लेते हैं। तो इससे अभिप्राय यह है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में मुख्य प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर इसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। तो याद रखिएगा FSSAI से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई हो और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिया गया, और इससे पहले जो बेसिक बताएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।